और देश के मिनिस्टर्स बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के रील मिनिस्टर यहाँ पे कंबलों को इनॉग्रेट करने का काम कर रहे हैं। जयपुर प्रिंट्स के कंबल मिलेंगे अब से रेलवे की बोगियों के अंदर आपको। नेक्स्ट व्हाट, क्या चाय के कुल्हड़ भी इनॉग्रेट करने का काम करेंगे देश के प्रधानमंत्री? अब यहाँ पर कंबलों की इनॉग्रेशन तो चल रही है, लेकिन हम इसके बारे में आज बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे उनके बारे में जो कि इनके बारे में कभी भी बात नहीं करते, यानी कि हमारे देश की गोदी मीडिया, जिसका लेवल दिन पर दिन और नीचे गिरता चला जा रहा है। अब देखो, देखते देखते बिहार का चुनावी सीजन यहाँ पर आ चुका है। चित्रा त्रिपाठी यहाँ पर निकल चुकी है बिहार की ग्राउंड कवरेज करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि मोदी जी के लिए समा बनाने के लिए। लेकिन समा बन के ही नहीं दे रहा भैया। मोदी जी का समा तो यहाँ पर छोड़ दो, गोदी मीडिया का समय भी और बिगाड़ने का काम कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में महिलाओं से जाकर के बात कर रही है, और एक बार इनकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर देखो, ऐसा लग रहा है कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि छुड़भैया नेता यहाँ पर जेब में हाथ डाल करके खड़ा हुआ है। अबे जेब से हाथ बाहर निकाल लो, बात कर लो ठीक तरीके से गरीब लोगों से। और पति क्या करते हैं आपके? पति सर मजदूरी करते। कहाँ पे? अमृतसर में। अमृतसर में है। आप लोग अकेले रहती हैं? मैंने बोला ना। कितने बच्चे हैं? मेरा 200 लड़की है, 300 बेटा है। 5 लोग हैं। महिला बिहार में रहती है, पति उसका अमृतसर में यहाँ पर काम करता है, और काम भी क्या, मजदूरी मेहनत करके यहाँ पर पैसे कमा के घर पे भेज रहा होगा। अब चित्रा त्रिपाठी मोदी जी का समा बांधने गई है या फिर मोदी जी को एक्सपोज करने गई है? दिस क्लियरली शोज कि बिहार के अंदर रोजगार की हालत कितनी ज्यादा बुरी है कि वहां पर मजदूरों को भी अलग अलग स्टेट्स में जाकर के मजदूरी करनी पड़ रही है। शर्म आनी चाहिए यार, मोदी जी एक्सपोज कर दिया चित्रा दीदी ने। आपके 4 लड़का और 3 लड़की हैं। पति क्या करते हैं? पंजाब में मजदूरी करते हैं। आपके इनके पति क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? नौकरी रहता है। सब लोग बाहर रहते हैं। कितने साल से बाहर हैं लोग? तो 2 साल 3 साल दीदी रही। अच्छा, तीनों महिलाओं से पूछ लिया, लेकिन किसी का भी पति बिहार के अंदर काम नहीं करता। सबके पति बाहर अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड जब ये पूछा गया कितने सालों से, तो उन्होंने कहा कि कई सालों से इसी तरीके से अलग स्टेट में जाकर इनके हस्बैंड्स काम कर रहे हैं। मतलब कई सालों से मोदी जी यहाँ पर खुशहाली नहीं ला पा रहे। मोदी जी अच्छे दिन लोडिंग। एंड ये रेवोल्यूशनरी ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये और आगे जाती है। एंड चित्रा दीदी मोदी जी को और एक्सपोज कर रही है यहाँ पर। वापस बुला लो यार मोदी जी। ये गाँव अच्छी बोल रहा है, गोरो की ठीक है। कौन सा गाँव है? बोढ़ो? वन गाँव है कि बोढ़ो है? वन गाँव है। कौन से सहरसा जिले में आता है? वन गाँव। अच्छा, ये किस चीज की लकड़ी है इतना भारी भारी लेकर आ रही है? क्या करेंगे लोग, गरीब लोग तो क्या करेंगी लकड़ी का? खाना बनाएंगे। खाना बनाएंगी। क्या करेंगी इस लकड़ी का? डांडिया खेलेंगी लकड़ी के साथ, खाना बनाएंगी डेफिनेटली। यहाँ पर चित्रा दीदी की इस बात से हमारे को समझ जाना चाहिए कि ये जो एंकर्स हैं, जो दिल्ली के स्टूडियोज में बैठे रहते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी से कितनी ज्यादा दूर रहते हैं। एंड कभी गलती से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने चले भी जाते हैं तो मोदी जी को एक्सपोज करने लग जाते हैं। आगे दीदी पूछ रही है कि गैस नहीं मिली क्या तुम लोगों को? मोदी जी ने गैस भी नहीं दी, मोदी जी ने रोजगार भी नहीं दिया। मोदी जी अच्छे दिन लोडिंग। गैस नहीं मिला है? गैस का नहीं मिला है? क्यों? क्या देना अप्लाई करके दीदी नहीं करके गैस चला नहीं दिया है सहरसा? नहीं दिया। अच्छा अच्छा, तो मोदी जी क्या काम किए हैं, मोदी जी और नीतीश कुमार? वो क्या कम किया अनाज है? मिलता है? जी सर मिल रहा है। कितना अनाज मिलता है? सर अनाज 20 किलो दे छे, 5 आदमी के 20 किलो। 5 आदमी पर 20 किलो अनाज में क्या है? 25 किलो। 25 किलो 5 आदमी हाँ, में। तो 5 किलो काट ले छे दीदी। क्यों काट लेता है 5 किलो? अब पता नहीं क्या काट ले छे दीदी। आप 4 आदमी। डीलर काट लेता है 5 किलो 5 लोगों में? जी सर। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं हम लोग को पैसा ज्यादा लगता है, वहाँ से भीड़ होता है, इसीलिए हम लोग बदमाशी करता है डीलर ये। 5 आदमी का हमारे का आपको 4 आदमी का मिलता है, या मिलता है पावन का बाद है नहीं मिलता है। मोदी जी ने गैस नहीं दी? अच्छा, क्यों नहीं दी? अरे मोदी जी ने गैस नहीं दी तो पहले जेब से हाथ बाहर निकालो। उसके बाद ये सवाल मोदी जी से पूछने वाला है कि मोदी जी इन लोगों को चूल्हा क्यों नहीं मिला, गैस क्यों नहीं मिली? ये मोदी जी की हरकतों का जवाब भी उन्हीं गरीब लोगों से पूछ रहे हैं जो कि एक्चुअली में इस टाइम पर सफर कर रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर ही पूछा जाता है कि राशन मिल रहा है क्या? तो सामने से जवाब आता है कि हाँ राशन मिल रहा है। एंड उस पे चित्रा दीदी ऐसे खुश हो जाती है। चित्रा दीदी प्लीज रिलैक्स, राशन यहाँ पर मिल रहा है लेकिन गैस क्यों नहीं मिल रही? मोदी जी तो कह रहे थे मैंने घर घर में यहाँ पर गैस बांट दिया महिलाओं को, कोई भी महिला लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती। ये बात मोदी ने कही थी। इनफैक्ट चित्रा त्रिपाठी की जबरदस्त ट्रोलिंग यहाँ पर चल रही है। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि रवीश कुमार जिस लेवल की ग्राउंड रिपोर्टिंग किया करते थे, गरीब लोगों के साथ खाट पे जाकर के बैठते थे,
एंड चित्रा त्रिपाठी ऑन द अदर हैंड ऊपर बैठी हुई है, नीचे लोगों को बाकी बिठा रखा है। मतलब अजीब ही टाइम यहाँ पर चल रहा है। जर्नलिस्ट अपने आप को नेता समझने लग गए। जर्नलिस्ट का काम आखिरकार कौन करेगा यहाँ पर? वैसे जर्नलिस्ट के काम से याद है, चित्रा दीदी यहाँ पे जो कर रही है वो फिर भी डन है, फिर भी एक्सेप्टेबल है किसी लेवल पे। लेकिन दूसरी तरफ गुल्लू जो यहाँ पर कर रहा है वो नेक्स्ट लेवल घटियापन ऑफ जर्नलिज्म है। इनकी सो कॉल्ड प्राइम टाइम डिबेट्स चलती हैं। अब डिबेट्स इसलिए बनी थी जिससे कि देश के मुद्दों को डिस्कस किया जा सके। लेकिन आज क्या बातें डिस्कस हो रही है डिबेट्स में कि साइकिल का पंचर लगाने वाले तुम्हारी पार्टी में बैठे हुए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, वाह भाई, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर करी। ये सारी डिबेट्स जो होती है ना, ये ऑलमोस्ट प्लांटेड डिबेट्स होती है। इनको सिर्फ टीआरपीस के नंबर्स चाहिए होते हैं। एंड ये जो बच्चे बैठे होते हैं ये आसपास के किसी भी कॉलेज से उठा करके लेकर आ जाते हैं। नोएडा फिल्म सिटी में जहां पर इनके ऑफिसेज है ना, उसके आसपास दर्जनों यूनिवर्सिटीज हैं। एंड वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके कॉलेज वाले यहाँ पर ले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वाह, आज तो बहुत कुछ उखाड़ लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले केबीसी के बच्चे का डिबेट यहाँ पर चल रही थी। केबीसी का बच्चा बहुत बदतमीज है, इसका ब्लेम इसके माँ बाप के ऊपर जाना चाहिए, कैसी परवरिश इन्होंने यहाँ पर दी है। केबीसी का जो बदतमीज बच्चा था वो तो फिर भी कुछ नहीं था इस लड़की के सामने। ये लड़की यहाँ पर सीधा सीधा मुसलमानों को पंचर लगाने वाला कह रही है। एंड यही प्रॉब्लम है इस टाइम पर हमारे देश की। एक पार्टी ने, उसके आईटी सेल ने देश के युवा को यही कह करके भटका रखा है कि देखो वो तो पंचर लगाते हैं। ये कहते कहते हमारे युवा की हालत ये हो चुकी है कि वो खुद पंचर लगाने की हालत में आ चुके हैं। अब ये जो लड़की सवाल पूछ रही है, डेफिनेटली इसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसको ये नहीं पता होगा कि इसकी जॉब कहां लगने वाली है, लगने वाली भी है या फिर मोदी जी के राज में अच्छे दिन लोडिंग होने वाला है यहाँ पर इसका। लेकिन फिर भी नहीं, पंचर वाले जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर है। एंड इस बात के ऊपर कोई टोक नहीं रहा इसको। इनफैक्ट यहाँ पर गुल्लू द एंकर भी ही कर रहा है, अपने दांत फाड़ रहा है। वैसे इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, यहाँ पर अपनी डिबेट शो में नंगे पतंगे लोग उठाकर ले आते हैं लोग। अब देखो दिवाली का सीजन है, ऐसे में बहुत सारे सवाल ये लोग उठा सकते हैं, बहुत चीजों के ऊपर डिबेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूं फूड अडल्ट्रेशन। दिवाली के टाइम पर खोए में भयंकर लेवल पर मिलावट चल रही है। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, यूपी का वीडियो है जहां पर कई किलो फेक खोया पकड़ा गया है। एंड ये खोया जो है दिल्ली और एनसीआर के मार्केट्स में पुश किया जा रहा था। चंदौली में ये पकड़ा गया 5 क्विंटल संदिग्ध मावा। इनफैक्ट केमिकल्स डाल करके इसको यहाँ पर बनाया जा रहा था। अब ये खोया जो है लखनऊ में पकड़ा गया, नकली खोया है। सफेद पाउडर सहित कई सारे केमिकल्स डाल के यहाँ पर खोया बनाया जा रहा था। एंड लखनऊ की मार्केट्स में इसको यहाँ पर बेचने का काम किया जा रहा था। अब समाज में कोई बंदा कोई भी काम कर रहा हो, ये खोया उसके पेट में जाने से पहले उससे पूछेगा नहीं कि तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या थी, तुम पंचर लगाते हो या फिर तुम किसी कंपनी के सीईओ। किसी के भी पेट में जाने से पहले ये नहीं पूछने वाला, दोनों के पेट में जाएगा एंड दोनों की जिंदगी को पूरी तरीके से बेड़ा गर्क करके रख देगा। लेकिन इस बारे में कोई यहाँ पर डिबेट नहीं होने वाली भैया, हम तो मुर्गे लड़ाएंगे रोज। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूँ नोएडा का मैटर। 500 किलो फेक पनीर यहाँ पर दिवाली से पहले पकड़ा गया एंड दिल्ली में इसको पुश करने का काम किया जा रहा था। एंड पनीर का मैटर कोई नया मैटर नहीं है, इतना पुराना मैटर हो चुका है कि यूट्यूबर्स भी इसका टेस्ट कर चुके हैं एंड पनीर को एक्सपोज कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारे प्राइम टाइम पे ऐसी चीजों को कभी डिस्कस नहीं करा जाता। मतलब जिन चीजों से आपकी और मेरी जान जा सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं, उसके बारे में इनको नहीं पड़ी। इनको यहाँ पर मुर्गा फाइट करनी है। एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी उत्तर प्रदेश की घटना है, कन्नौज की ये वीडियो है जहां पर 26 क्विंटल सिंथेटिक रसगुल्ला पकड़ा गया। छेना, चमचम, दुनिया जहान की चीजें, वो चीजें जो आप उंगलियां चाट चाट के यहाँ पर खाते हो, आहा छेना, 10-20 रसगुल्ले तो यहीं पर साइड कर दूंगा, शुगर की कोई टेंशन नहीं है। उन रसगुल्लों में सिंथेटिक छेना डाला जा रहा है। ये छेना किस चीज का बना है, कौन से कचरे का बना है, किसी को नहीं पता। कुत्ते, बिल्ली, जानवर भी खाकर इसको बीमार पड़ जाएंगे एंड शायद खाएंगे भी नहीं। लेकिन ये चीजें धड़ल्ले से हमारे मार्केट में पुश करी जा रही हैं। एंड दिवाली के ऑस्पिशियस टाइम पर, जिनको कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे, बहुत शुभ दिन है, इसको तो हम धड़ल्ले से मनाने का काम करेंगे, उस पर खुल करके यहाँ पर चोरी करी जाती है, करप्शन करा जाता है एंड उसके बाद निकल कर कहते हैं हम तो सबसे बड़े सनातनी हैं। वैसे ये पंचर वाली बात कहां से उत्पन्न हुई मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से एक शराफत से पंचर लगाने वाला आदमी ना 100 ऐसी मिठाइयां बेचने वाले आदमी से फार बेटर होता है। एंड यहाँ पर फूड अथॉरिटीज के बारे में भी बात करना चाहूंगा। अब दिवाली का सीजन आकर के खड़ा हो चुका है। दिवाली की मिठाइयां ऑलरेडी स्टोर्स में पहुंच चुकी है, कईयों के पेट में भी घुस चुकी हैं। अब जाकर ये फेक खोया, फेक पनीर पकड़ने का क्या फायदा है? ये सेम एक्सरसाइज यहाँ पर 2-3 महीने पहले होनी चाहिए, लेकिन नहीं भैया, 2-3 महीने पहले तो हम अंडर द टेबल लेंगे और सब कुछ आराम से बिकने देंगे यहाँ पे। वैसे ये तो खोया और पनीर है, छुप छुपा के बनाया जा रहा है, इसको यहाँ पर बेचा जा रहा है, लेकिन खुलेआम भी यहाँ पर काफी जहर फैलाया
जा रहा है। एंड यहाँ पर बात करना चाहता हूँ दिल्ली में बहती हुई यमुना रिवर के बारे में। यमुना को लेकर के बीजेपी ने क्लेम किया था कि देखो आम आदमी पार्टी यमुना साफ नहीं कर पाई और हम तो भैया साफ कर देंगे। अब इसी को लेकर के रेखा गुप्ता का एक स्टेटमेंट सामने आया जहां पर इन्होंने बताया कि हमने यमुना भैया साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज आई हूँ ओखला वाली तरफ कालिंदी के पॉइंट पे, यमुना जी के घाट पे मैं हूँ और ये देखिए ये पॉइंट मैं दिखाना चाहती हूँ जिसकी वीडियो कई बार हमारे हितैषी प्रियजन दिखाते हैं कि यमुना पे फॉग, यमुना पे गंदगी। ये स्वच्छ साफ यमुना जो आम आदमी पार्टी की सरकार के समय यमुना साफ कर दी, लेकिन कैसे साफ करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये आंटी आपके पीछे जो बोट घूम रही है उसमें लोग बैठे हुए किस चीज का छिड़काव कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब यमुना साफ कर दी का वीडियो बनाना था तो कम से कम पीछे जो केमिकल का छिड़काव हो रहा है तो उनको तो हटा देते यहाँ से। अभी आपको दिखाना चाहता हूँ यमुना आखिरकार साफ कैसे करी गई। यमुना को साफ करने में यहाँ पर एक केमिकल डाला गया है जिसका नाम है डिफोमर कॉन्सेंट्रेट। ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट के काफी सारे बैरल आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो कि यमुना में डाले जा रहे हैं। एंड इसका लिविंग प्रूफ है रेखा गुप्ता का ही अपना वीडियो जिसमें पीछे बोट्स घूम रही हैं एंड इस डिफोमर कॉन्सेंट्रेट को छिड़कने का काम कर रहे हैं। अब ये तो पता चल गया कि डिफोमर कॉन्सेंट्रेट डाल करके ये लोग यमुना को साफ करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग डिफोमर कॉन्सेंट्रेट पे खुद क्या कहते थे पहले जब आम आदमी पार्टी इसका यूज कर रही थी। परवेश साहिब सिंह का एक ट्वीट है 2022 का जहां पर ये कह रहे थे केजरीवाल ने यमुना में खुलेआम जहर मिलाने का काम किया, जहरीले केमिकल डाल दिए भैया यमुना में। इसके अलावा शहजाद पूनावाला इन्होंने भी बकायदा वीडियो पे वीडियो बना के डाली थी कि मैंने तो एक्सपोज करके रख दिया, अरविंद केजरीवाल की सरकार केमिकल्स डाल रही है यमुना के अंदर। इनफैक्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इन लोगों ने बात फैला दी थी कि यमुना के अंदर जहर मिला दिया है आम आदमी पार्टी ने। एंड अब वही सेम चीज ये यमुना पे छिड़कने का काम कर रहे हैं एंड फोम को हटाने का काम कर रहे हैं। अब ये चीज सोशल मीडिया पे जब सामने आई और जब छीछा लेदर होनी शुरू हुई तो रेखा गुप्ता ने यहाँ पर ये दिखाना शुरू कर दिया कि देखो हमने जो यहाँ पर डाला है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाल करके हमने यहाँ पर फोम खत्म कर दिया। इनफैक्ट ये यमुना के पानी का टेस्ट कराने लग गई कैमरा के सामने कि देखो इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, इससे जीव जंतु को कोई भी हानि नहीं पहुंचने वाली यहाँ पर। अब दिल्ली सरकार को इस टाइम पर ये क्लियर करना चाहिए कि क्या ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट वही डिफोमर कॉन्सेंट्रेट है जो कि आम आदमी पार्टी ने भी यूज किया था। एंड अगर ऐसा है तो उस टाइम पर इसको जहरीला केमिकल क्यों कहा गया था। एंड अगर ये जहरीला केमिकल है उस टाइम पर सही बात कही गई थी तो आज इसको खुद क्यों छिड़क रहे हो भैया यहाँ पे। इस बात को आपने कहा कि भी कहीं ना कहीं ये जो सॉल्वेंट है, डिफोमर है, ये इसका केमिकल वैल्यू क्या है, ये सारे टेस्टिंग मेजर्स लिखे हुए हैं जिसमें कि आज का हमारे अमोनिया लेवल क्या है पानी का वो भी दिखा रहा है और ये डीओ भी दिखा रहा है कि ये जो पानी है आज वो पानी है जिसमें आपका जल जीव बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, जबकि पहले एक मच्छर भी पानी में पनप नहीं सकता था। आज ये पूरा का पूरा हमारे जल जीवन के लिए भी उपयुक्त है। इसमें अमोनिया लेवल जो फॉग होता है वो 2 पॉइंट पे होता है, 2 से ऊपर का पॉइंट हो तो आपका अमोनिया लेवल हो तब फॉगिंग बनती है, पर आज 0.2 है। इस लेवल पे आज यमुना जी चल रही है तो ये दिल्ली की उपलब्धि है। पानी में अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये जुलाई की रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। यमुना's pollution worsen, बैक्टीरिया लेवल्स 4000 टाइम्स द सेफ लिमिट। यमुना का पानी बहुत भयंकर लेवल पे कंटामिनेटेड है, इसकी रिपोर्ट सामने आई थी। एंड यमुना के पानी में आज अमोनिया का लेवल बहुत कम है ये दिखाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ अमोनिया के लेवल से पानी की कंटामिनेशन को डिसाइड नहीं किया जा सकता। वैसे रेखा गुप्ता दिल्ली में रहे यही काफी ज्यादा सेफ है मोदी जी के लिए, क्योंकि रिसेंटली रेखा गुप्ता बिहार गई थी कैंपेनिंग करने के लिए एंड रेखा गुप्ता ने मोदी जी को ही ट्रोल करने का काम किया। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। अरे रेखा जी इतना सच नहीं बोलना होता मोदी जी के बारे में यार। एंड मोदी जी प्लीज यमुना में ही लगा के रखो यार इनको आप। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ द ताज स्टोरी के बारे में। 31 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है एंड मैं इसका रिव्यू बना करके डालूंगा पक्का, लेकिन इसका ट्रेलर इस टाइम पर रिलीज हो चुका है। एंड पूरे ट्रेलर में ऐसा लग रहा है परेश रावल मुंह में अपना यूरिन डाल करके बात कर रहे हैं, तुतला रहे हैं पूरी पिक्चर के अंदर। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि परेश रावल ने ये कहा था ट्वीट करके कि इसमें कोई भी रिलीजियस मैटर नहीं है फिल्म के अंदर, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में ही रिलीजियस मैटर क्लियरली नजर आता है। शुरू में ही बंदा कहते हैं कि कौन से मंदिर चल दिए चाचा, तो यहाँ पर परेश रावल कहते हैं ताजमहल, मतलब सीधा ताजमहल को मंदिर
पहले ही ओपनिंग शॉट में ट्रेलर के अंदर यहाँ पर बोला गया है। एंड दूसरी तरफ इन्होंने ट्वीट में कहा था ये किसी रिलीजियस मैटर से रिलेटेड ही नहीं है भैया, मूवी क्लैरिफाई कर दिया हमने इस बात को, रिलीजियस मैटर से रिलेटेड नहीं है तो ये मंदिर क्यों बोल रहे हो यहाँ पर चाचा। इनफैक्ट यहाँ पर फालतू का फनी बनने की कोशिश करी गई है, शाहजहां मंदिर नहीं बनवाता था, शाहजहां तो मंदिर तोड़वाता था, इस तरीके के डायलॉग्स यहाँ पर डाले गए हैं। एंड क्लियर पर्पस है इन लोगों का, ये मूवी रिलीज करो एंड पूरे देश का सोशल फैब्रिक इसको बिगाड़ने का काम करो, देश के अंदर टेंशन क्रिएट करो, ये इनका क्लियर ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। और ऐसी मूवीज रिलीज भी हो रही है। एंड सबसे बड़ी बात, हम ऐसे कचरे को यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन दे सकते हैं, लेकिन दिलजीत दोसांझ की मूवी नहीं, वो रिलीज नहीं होगी। इनफैक्ट ताजमहल को सिंबल ऑफ जेनोसाइड यहाँ पर बता रखा है। अगर ताजमहल सिंबल ऑफ जेनोसाइड है तो आखिरकार सरकार उसके ऊपर पैसे क्यों कमा रही है मिस्टर रावल, ये भी समझा दो प्लीज हमारे को यहाँ पर। अगर इस मूवी में नहीं समझाया तो एक और मूवी बना देना इसको समझाने के लिए, हम उसको जरूर देखेंगे। अब देखो ताजमहल की मंदिर वाली जो थ्योरी है वो पीएन ओक लेकर के आए थे एंड कोर्ट में वो जा चुके हैं इसको लेकर के। कोर्ट में काफी मुंह की उनको खानी पड़ी, अलग अलग टाइम पर और भी लोगों ने इसके बारे में पिटीशन डाली है एंड हर बार कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया है। लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम करना है एंड उसके लिए मुझे लग रहा है इस मूवी को फुल ऑन यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि आईटी सेल भी लगा हुआ है इसको पुश करने में। वैसे पास्ट में और बहुत सारी मूवीज रह चुकी है जिनको आईटी सेल, बीजेपी सब लोगों ने मिलकर के पुश किया था, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चली। एंड रिसेंटली इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बंगाल फाइल्स, बुरी तरीके से पिटी थी। इसके जो मेकर्स हैं बाथरूम में बैठ करके रो रहे थे, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री का बाथरूम क्राइम देखने के बाद भी कुछ लोगों को यहाँ पर अकल नहीं आ रही है एंड अभी भी उनको ये सब हरकतें करनी है। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी हरकतें यहाँ पर कर रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी भी लो कि अगर इस मूवी को देखने के बाद कोई भी टेंशन होती है समाज के अंदर तो उसके जिम्मेदार आप लोग ही यहाँ पर होंगे। अब वैसे आपको क्या लगता है द ताज स्टोरी बिहार इलेक्शन में कुछ इंपैक्ट डाल पाएगी या फिर नहीं डाल पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। एंड कितने करोड़ ये कमाएगी, 1 या 2 या फिर 1 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।